हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनू। अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्ड चैप्टर चल रहा है स्टैटिक्स के अंतर्गत आंकड़ों का संगठन। बहुत दिनों से एक क्लास चैप्टर जो है वो पेंडिंग पड़ा है, क्लास आगे हो ही नहीं रही है क्योंकि एक तो मैं घूमने चली गई, उसके बाद घूम के आके वापस मैं बीमार हो गई थी, तो उस वजह से एक टॉपिक ऐसे ही रह गए। तब जो आज के जो टॉपिक बचे हुए हैं तो आज कंप्लीट कर लेते हैं, और एक दो टॉपिक बचे तो कल कंप्लीट कर लेंगे, बचेंगे तो। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी सारे कंप्लीट करवा दूं आज पूरा चैप्टर। सबसे पहले तो मैं वापस रिवाइज करवा लेती हूँ क्योंकि अपन ने इतने दिनों से वो क्लास ली आगे हो गई, उसके बाद रेगुलर नहीं ली तो वो तुम लोग थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, तो मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों के संगठन के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रस्तावना, मतलब परिचय पढ़ा था। परिचय के अंतर्गत अपन ने देखा था कि अपन आंकड़ों का संग्रहण करेंगे तो क्यों करेंगे, उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी कि अगर अपन अलग अलग आंकड़े रखते हैं तो उसका क्या प्रॉफिट होता है, एक साथ रखते हैं तो उससे क्या लॉस होता है, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी इसके अंतर्गत। तो इसमें अपन ने एक कबाड़ी वाला का भी एग्जाम्पल लिया था, अपने सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया था, सिलेबस का एग्जाम्पल लिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। जैसे क्लास में बच्चे हैं तो बच्चों का भी एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल लेके मैंने तुम लोगों को ये समझाया था। तो जिस पहला एग्जाम्पल वापस दे देती हूँ मैं कि जैसे बुक्स है, कबाड़ी वाले का ही लेते हैं, यहाँ पे कबाड़ी वाला लिख रखा तो अपन वही पढ़ लेते। कबाड़ी वाले या रद्दी वाला सामान खरीदने वालों को देखा देखा होगा तुम लोगों ने। क्या करते हैं वो? अपने से जो सामान लेके जाते हैं, अपन जो भंगार देते हैं उनको, कबाड़ी वाले को, बुक्स दोगे तुम, लोहे की कुछ दोगे, कांच की कुछ दोगे, तो उसको अलग अलग करके ही तोलेगा और उसका प्राइस भी अलग अलग लगाएगा, फिर उसको अलग अलग ही सामान के अंदर डालेगा, फिर वहां पर जाके भी अलग अलग ही रखेगा। तो ऐसा क्यों करता है? ताकि अगर कोई दुकानदार आए, उसके पास उससे बड़ा जो आता है दुकानदार के, हमें ये सामान चाहिए, तो वो आसानी से उसको तोल के उस टाइम दे सके। उस टाइम वो अलग करने बैठेगा तो उसका सामने वाले का भी टाइम वेस्ट होगा और उसका भी टाइम वेस्ट होगा, तो खरीदेगा नहीं, वो भी अपना टाइम बचाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अलग अलग रखते हैं। वैसे ही अपन अपने हिसाब से, अगर अपन पीरियड के हिसाब से सही से किताबें जमा के रखें तो वो वैसे ही चलता रहेगा, अपन को बार बार जमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अपन बार बार ऐसे ही जैसी तैसी डाल दी तो अपन को भी क्लासों में क्या होगा कि बुक्स निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो यही था इसके अंतर्गत, प्रस्तावना के अंतर्गत। उसके बाद अपन ने देखा, ये सारा पढ़ लिया। फिर अपरिष्कृत आंकड़े। अपरिष्कृत आंकड़ों के अंतर्गत मैंने बताया था, अपरिष्कृत आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो सारे मिक्स होते हैं। जैसे ये कबाड़ी वाला है, कबाड़ी वाले के यहाँ पर सारे के सारी चीजें मिक्स है, जैसे कांच मिक्स है, अखबार मिक्स है, कागज वगैरह सब कुछ मिक्स है, तांबा है, लोहा है, सबका सब मिक्स है। तो वो कौन से आंकड़े कहलाएंगे? अपरिष्कृत आंकड़े, मतलब जिन्हें अलग अलग नहीं किया गया है, सेम जैसे मिले वैसे के वैसे उन्हें रख दिया गया। अपन स्कूल में बच्चे देखते हैं, बच्चों के जितने भी रोल नंबर आए, तो सॉरी नंबर आए, उनको वैसे के वैसे बच्चों को बता दिया कि उनको ये करके नहीं बताया कि सबसे ज्यादा किसके बने, सबसे कम किसके बने, सही से है ना जमाया नहीं है। तो वो बच्चे क्या, बस सुन लिए, खत्म बात हो गई। तो वो वाले नहीं, वो वाले आंकड़े कौन से? जैसे मिले अपन को पहले के 80 मिले, पहले मैंने जो फर्स्ट क्लास के लड़का था उसके रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 1 वाले के 80 बने थे, उसके बाद सेकंड वाले के 45 बने, उसके बाद 50 बने, 60 बने, और उसके बाद वापस से 19 बने। तो 19 वाले को पहले आना चाहिए था, जब भी अपन लाइन जमाएंगे या फिर कुछ भी बात करेंगे तब 90 वाले को पहले आना चाहिए था, बट वो रोल नंबर के हिसाब से अपरिष्कृत आंकड़े अब बता नहीं सकते उसमें कौन होशियार है कौन ठोटी है, ये नहीं बता सकते, बट इनको क्या अलग अलग करते हैं तो पता चल जाता, तो इसलिए अलग अलग करने की जरूरत है। बट अपरिष्कृत आंकड़ों का मतलब यही होता है कि जो अलग अलग नहीं हो, जैसा डाटा मिला उसको संग्रहित करके रख रखा है। ठीक है, ये पढ़ा अपन ने। ये एग्जाम्पल भी था उसमें, एक छात्र वाले में उनके अंक प्राप्त हुए, उनको इस तरीके से ही रख दिया, सही से जमाए नहीं है, तो वो अपरिष्कृत आंकड़े हो गए। तो ये एग्जाम्पल बता चुकी थी मैं तुम्हें। फिर है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन क्या था कि ये जो आंकड़े रख रखे हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित करना। फर्स्ट क्लास के बच्चों के रैंक के जितने परसेंट बने हैं उनको साइड में रखना, सेकंड के जितने बने हैं, थर्ड के जितने बने हैं, फिर उसके हिसाब से बच्चों का रैंक डिसाइड करना कि फर्स्ट पूरी स्कूल में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, तो ये सब डिसाइड करना, ये वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल भी है जिसमें है ना 1951, 1961, 1971, 81, 91 और 2001, 2011, उसमें जनसंख्या कितनी थी? 35.7, 43.8, 54.6, 68.4, 81.8, 102.7 और 121.0। तो ये स्थानीय वर्गीकरण। स्थानीय वर्गीकरण के अंतर्गत अपन ने क्या देखा था? आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के सदुपयोग
मतलब उसके हिसाब से किया जाता है, देश और उसके आधार पर किया जाएगा, तो वो कौन सा, स्थानीय। स्थानीय के नाम से ही तुमको समझ जाना चाहिए वो स्थान के बारे में बता रहा है। तो इसके अंतर्गत अपन ने देखा कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान की जनसंख्या दिखी रहती है, गेहूं की संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उनकी मर्जी है। फिर वर्गीकृत आंकड़ों में देखो, सबसे पहले जनसंख्या वर्गीकृत कैसे करेंगे, जनसंख्या को वर्गीकृत कर रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहले जनसंख्या में पुरुष और स्त्री को दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर पुरुष के बाद विवाहित पुरुष जो है उनको अलग करेंगे और अविवाहित जो है उनको अलग करेंगे, फिर स्त्री विवाहित और अविवाहित उनको भी अलग करेंगे। तो ये ऐसे करके अपन क्या करते हैं, जनसंख्या को अलग अलग करते हैं। ये देख लिया अपन ने, इसका भी ये एग्जांपल है बारंबारता। उसके बाद चर, सतत और विरक्त, इसके अंतर्गत क्या था, चर की सरल परिभाषा जिसका आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है, यह नहीं बतलाती है कि कैसे परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन होता है, ये बताती नहीं है कि कैसे परिवर्तन होता है। चरों में अंतर विशेष वर्गीकरण के आधार पर होता है, जिन्हें दो सामान्य, एक तो सतत और विरक्त। सतत किस तरह के होते हैं, जो संख्यात्मक मान होते हैं, संख्यात्मक मान होते हैं वो कौन से होते हैं, सतत। यह पूर्णांक मान 1 2 3 4 भिन्नार्थ में 1/2 1/3 ऐसे आ गए, और यथार्थ पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो ये कौन से हो गए, सतत। सतत फिर है सतत चर के विपरीत विरक्त चर केवल निश्चित मान होता है, निश्चित फिक्स बता दिया तुम लोगों को, वो कौन सा होगा, निश्चित होगा, सॉरी विरक्त होगा। निश्चित कुछ भी चीज बताई तो वो कौन सी होगी, विरक्त। और सतत में ये बता दिया अपन को 1 2 3 4 एक मतलब 1/2 2/3 ऐसे कुछ भी फिक्स नहीं बताया गया, तो वो ये देखा। उसके बाद अपन ने बारंबारता का वितरण कैसे किया जाए वो भी देखा था। बारंबारता का वितरण करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैंने इसके बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख भी रखे, देखो। वर्ग मध्यांतर बिंदु, वर्ग मध्यांतर बिंदु का क्या मतलब होता है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। उच्च वर्ग का मतलब कौन सा है, उच्च वर्ग ये 20 माइनस निम्न वर्ग क्या है 10 है, तो उन दोनों को माइनस करो तो वो क्या आ जाएगी, मध्य वर्गांक बिंदु, मध्यांतर का जो बिंदु है वो आ जाएगा। फिर है मध्य वर्ग बिंदु का फॉर्मूला क्या था, निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग बटा 2, मतलब 10 प्लस 20 का क्या करना था, बटा 2 करना था, बटा 2 किया तो 20 और 10 कितने हो गए, 30, 30 में बटा 2 मतलब 30 का डिवाइड किया तो 15, 15 आंसर है। पर परास रेंज, रेंज निकालने के लिए क्या है, उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान कौन सा, पीछे वाला, जो बड़ा होगा वो उच्च मान और जो छोटा होगा वो निम्न मान। ये देखा अपन ने, फॉर्मूले बता दिए थे। फिर मैंने एक और था वर्ग संख्या, वर्ग संख्या निकालने का भी फॉर्मूला था, परास बटा वर्षों की संख्या। परास क्या होता है, अभी बताया मैंने, उच्च मान माइनस निम्न मान का जो आंसर आया वो क्या कहलाएगा, परास। परास को वहां रख के फिर बटे में वर्षों की संख्या लिख देनी है, तो पता चल जाएगा तुम्हें। तो ये देखो, ये क्या किया है, पहले वर्ग, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वर्ग ये देके रखा था तुम्हें, बारंबारता भी देके रखी थी। उसके बाद यहाँ पे बोला है निम्न, निम्न वर्ग सीमा कैसे निकालेंगे, निम्न वर्ग सीमा ये आगे वाली निम्न, फिर उच्च वर्ग सीमा पीछे वाली उच्च वर्ग सीमा, फिर है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला, इन दोनों को क्या किया, प्लस किया, प्लस करने के बाद 2 घटा दिए, मतलब 2 बटा किया, डिवाइड किए तो 5 आए। इन दोनों को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग लगाया तो क्या आया 15। इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग लगाया तो कितना 25। इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया 35। तो ऐसे ये निकल गया। उसके बाद अगला पढ़ा अपन ने बारंबारता वितरण कैसे किया जाए। बारंबारता वितरण के 5 तरीके हैं। तो पहला है, ध्यान रखने की चीजें क्या है, वर्ग अंतराल समान आकार के हो या असमान आकार के हो, मतलब समान आकार के भी हो सकते हैं, वर्ग अंतराल 0 से 10 और 10 से 20 ये समान हो गया। ये भी हो सकता है 0 से 10 और 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40 ये भी हो सकता है, मतलब समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है फिक्स यही रहे। हमें कितने वर्ग रखने हैं चाहिए, ये भी हमें इसी से पता चल जाएगा, कितने रखने चाहिए कितने नहीं रखने चाहिए। प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो ये भी अपन को उस सवाल के हिसाब से ही पता चलना चाहिए, जो सवाल दिया होगा उससे पता चल जाएगा अपन को। वर्ग सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए ये भी वहीं से पता चलेगा अपन को। प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे तैयार की जाए, बारंबारता इस तरीके से तैयार की जाएगी। उसके बाद ये देख लिया अपन ने। फिर देखा वर्ग अंतराल समान अंतराल में हो या असमान अंतराल में, मतलब दोनों अलग अलग हो या अलग एक जैसे हो, क्या करेंगे वो मैंने बता दिया तुम लोगों को। फिर है वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब वर्गों की संख्या जो है
6 तथा 15 के बीच में ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 6 से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 6, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 15, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वर्ग अंतराल भी वापस इसके अंतर्गत देख लिया था अपन ने, प्रत्येक वर्ग का आकार वो सब मैंने पढ़ा दिया था तुम लोगों को, एक बार देख लेना तुम खुद भी कॉपी खोल के। हमें वर्ग सीमा कैसे निर्धारित करनी चाहिए, वर्ग सीमा भी न्यूनतम और है ना अधिकतम के आधार पर होती है। इसमें भी दो है, एक तो कौन सी समावेशी और एक अपवर्जी। कौन कौन से दो अंतराल है, समावेशी और अपवर्जी। समावेशी में क्या है, इस स्थिति में वर्ग की, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, समावेशी और अपवर्जी का एक एक नंबर का। इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमा के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है, जो आवृत्ति हो रही है उसमें शामिल किया जाएगा। और अपवर्जी में क्या होता है, इस स्थिति में वर्ग की निम्न और उच्च सीमाओं के मूल्य वाली मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाता। समावेशी में क्या किया जाता है, आवृत्ति में शामिल किया जाता है, अपवर्जी में शामिल नहीं किया जाता है। असतत चरों को स्थिर में अपरिवर्जित तथा समावेशी दोनों प्रकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। सतत चरों की स्थिति समावेशी वर्ग अंतराल का प्रयोग अबुधा किया जाता है। ये देख लो, या तो इन दोनों में अंतर आ सकता है या फिर ये ऐसे ही चल सकते हैं। अब समावेशी और अपवर्जी, समावेशी का कैसे होते, देखो 0 से 10, 10 से 11, सॉरी 11 से 20, 21 से 30, ये इस तरीके के आ गए तो कौन से हो गए वो समावेशी। और अपवर्जी कौन से, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे चलते रहेंगे वो अपवर्जी। तो ये ध्यान रखना, समावेशी अपवर्जी का एग्जाम्पल पूछ सकता है तुम लोगों को। फिर अगर तुम्हें समावेशी दे के रखा है तो अपवर्जी में कैसे बदलना है वो भी दे सकता है, मैंने तुम्हें बताया है। समावेशी दे के रखा तो अपवर्जी में कैसे बदलते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 10 है, यहां पर 0 इक्वल 10.5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी बढ़ोतरी है, जितनी ज्यादा होंगी उसके हिसाब से क्या है, इसमें एक ज्यादा हो रहा है ना, तो एक को बांट दिया, एक का डिवाइड किया 2 से, तो 0.5 है, तो 5 को इस साइड रख दिया। फिर यहाँ पे 10.5, 20.5, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये कौन सी समावेशी जो है, समावेशी अपवर्जी में बदल गई, तो ये सेम आ गया। क्या किया, एक का अंतर था इन दोनों में, इन दोनों में अंतर कितना था, इन दोनों में अंतर एक का था, तो एक का डिवाइड किया मैंने 2 से, तो कितना है 0.5 आया। तो 0.5 को इसमें भी 0.5 जोड़ दिया, इसमें भी 0.5 जोड़ दिया, इसमें भी 0.5 जोड़ दिया। इसमें क्या किया, 0.5 इसका यहां पर भेज दिया मैंने 0.5, और इसका यहां पर भेज दिया, तो 10.5, 20.5, यहाँ पर भी 21.5 नहीं आएगा, 20.5 आएगा, 30.5 आएगा, तो वैसे ही चलता रहेगा। तो यहां तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने सतत चर के बारे में भी बताया था तुम लोगों को, यहां तक हो गया था ये सब अपने। अब है यहां से बाकी है, अब यहां से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे है अगला, क्या है, हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे प्राप्त करनी चाहिए, तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साधारण शब्दों में एक प्रेक्षण की बारंबारता का अर्थ है कि अपरिष्कृत आंकड़ों में कितनी बार प्रेक्षक प्रकट होता है, एक जैसी कितनी बार प्रकट होती है वो देखना पड़ता है पहले। सारणी 3.1, सारणी 3.1 कहाँ है, जहां अपन ने फर्स्ट चैप्टर से की शुरुआत की थी अपन ने किसी शुरुआत, ये रहा, ये क्या है सारणी 3.1। इसमें अपन को देखना होगा कि क्या क्या चीजें हैं, तो पहले अपन वो चेक कर लेते हैं क्या क्या है, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। ये रहा, इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, 3.1 में हमने देखा कि 40 का मान 3 बार आया। कितना, 40 का मान 3 बार आया। कैसे 3 बार आया, 40 का मान 3 बार आया, 1 2 3, तो 3 बार। वैसे ही अपन को बहुत सारी चीजें होगी, 47 कितनी बार आया, 45 कितनी बार आया, तो अपन को सब गिनना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो अपरिष्कृत आंकड़ों में वही देखा जाता है, जब उनको वर्गीकृत किया जाता है, सारणी बनाई जाती है, तो उसमें एक एक चीज देखी जाती है कि कौन सी आंकड़ी कितनी बार आए। इसमें लिखा हुआ 49 5 बार आया है। ऐसे ही आंकड़े चलते हुए आ रहे हैं, अपन को गिनना है तो तुम लोग ये खुद गिन लेना। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकरण में समूहित कर दिए जाते हैं, क्या है, आंकड़े समूहित वर्गीकृत कर दिए गए, कैसे हैं कितने हैं वो सब कर दिए गए हैं, तो किसी
वर्ग की बारंबारता से तात्पर्य उस वर्ग के मानों की संख्या से, उस वर्ग में कितने मान आ रहे हैं, कितनी संख्या आ रही है उससे है। वर्गों के मान से मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 0 से 10, 0 से 10 के अंतर्गत 0 ही आ रहा है। 10 से 20 के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, पूरा वर्ग है ये। 0 से 10 क्या है, एक वर्ग है जिसमें 10, 14, 17, 12, 14 संख्याएं आ रही। तो वो क्या आ गया, 10 से 12 के बीच जो मान है उसके वर्ग है, वर्ग के मान है। वर्ग बारंबारताओं की गिनती विशेष वर्ग के सामने मिलान चिन्ह को लगाकर की जाती है। मिलान चिन्ह कौन कौन से, ये वाले मिलान चिन्ह। अब मैं तुम लोगों को यही समझा देती हूँ। सारणी इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट कर रही है, 3.1 है। 3.1 मतलब उस सवाल को देख लेना और फिर उसमें अलग करके एक बार चेक कर लेना कि आ रहा है नहीं आ रहा। मैं तुम लोगों को अभी समझा दे रही हूँ पूरा। सबसे पहले क्या बोला है इसके अंतर्गत, 0 से 10 कौन सा वर्ग लिया, 0 से 10। अपन पूरे ऐसे तो लिख नहीं सकते थे, 100 तक लिख सकते थे क्या, नहीं लिख सकते थे। अपन अगर 100 तक लिखते तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। तो उन्होंने इसलिए क्या किया, उसके वर्ग बनाए। वर्ग मैंने तुम लोगों को बताई थी, सबसे ज्यादा और कम कितनी संख्या होनी चाहिए, वर्ग 6 होने चाहिए, या 6 से अधिकतम कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए, उससे आगे नहीं होने चाहिए। यहाँ पर कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे। यहाँ पर 10 है, 10 इनफ है, अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने लिया वर्ग 0 से 10, मतलब गैप अपन जो भी वर्ग ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो 0 से 5 लो, 5 से 6 लो, सॉरी 5 से 10 लो, 10 से 15 लो, जो भी लो सेम लेने चाहिए। यहाँ पे 0 से 10 लिए, 10 का गैप सेम रखा है अपन ने। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये सब क्या है, सेम लेना है। उसके बाद अपन ने उसमें ही देखेंगे, किसमें, 3.1 में देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में सिर्फ 0 ही आ रहा है, वो एक बार आ रहा है। तो एक मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बारंबारता, बारंबारता लिख दी। अब क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाया जाता है। तो 10 आए, 10 में 2 का भाग लगाया तो 5। उसके बाद 0 से 20, 20 के सॉरी 10 से 20, 20 के अंतर्गत क्या आ रहा है, 10 14 17 12 14 12 14 14। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब ये 4 हो जाते हैं, 4 के बाद एक क्रॉस लगाया जाता है, जैसे 1 2 3 4, 4 के बाद क्रॉस लगाया है, उसके बाद क्रॉस लगाया तो 5 हो गया, फिर 1 2 3 तो 3 वापस 1 2 3। इस तरीके से तुम्हें भी ध्यान रखना है कि 4 हो जाए, 4 संख्या हो जाती है, उसके बाद ऐसे लगाना पड़ता है मिलान चिन्ह के लिए, और ये फिर इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वापस से अगर इसके बाद भी वापस आता तो 4, जैसे यहाँ पर आया तो ये वापस से 4, 4 के बाद एक क्रॉस लगाया तो 5 हो गए, 4 के बाद वापस से आया तो एक क्रॉस लगाया तो 5 हो गए, 4 के बाद वापस से एक आया तो क्रॉस हो गए। वैसे ही क्रॉस होते जाएंगे ना, आगे गिनती बढ़ती जाएगी, ताकि तुम लोगों को गिनने में आसानी हो। अगर तुम ऐसे ही डंडे गिनते रहोगे तो क्या हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, एक आधा ना छूट गया, कुछ हो गया तो तुम्हारा सवाल किया हुआ पूरे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए ऐसे गिन लिए जाते हैं। फिर कितना है ये 8, तो मैंने 8 लिख दिया, 8 है तो 8 लिखे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, 10 और 20 को जोड़ा तो 30, 30 में 2 का भाग लगाया तो 15। फिर है 20 से 40, क्या है 25, 25 25 20 22 25 8 28, सॉरी। तो कितनी बार, 6 बार आ रहे हैं, तो 6 मैंने यहाँ पर लिखे। फिर उसके बाद 25, वापस से 30 में यही, 30 से 40 में, 40 से 50 वाला बता देती हूँ मैं तुम लोगों को। 47 42 49 49 45 45 47 44 40 44 और 49 46 41 40 43 48 48 49 49 40 41। अब ये कितनी बार है, इन चारों को एक क्रॉस किया, फिर उसके बाद 5वां क्रॉस कर दिया, फिर 4 वापस डंडे खींचे, फिर वापस से एक क्रॉस, 4 वापस खींचे, उसके बाद वापस क्रॉस, 4 वापस खींचे, उसके बाद वापस क्रॉस, और उसके बाद एक सिंगल बचा तो वो सिंगल। अब कितने हो गए, 5 5 10 20, सॉरी 5 5 10 15 20 और 21, तो 21 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये कितने हो गए, 45। 45 कैसे आए, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कितने आ रहे, 90। 90 में क्या किया मैंने, 2 का भाग लगाया, 90 में 2 का भाग लगाया तो क्या आ रहा है मेरे, 45 आ रहे। तो ये सारणी ध्यान रखना। तुम लोग एक चीज और ध्यान रखना कि एग्जाम में ये दिया होता है या नहीं देके रखा होता है, ये भी नहीं देके रखा होता सीधा ये। अगर तुम लोगों को ऐसे बारंबारता वाले सवाल पूछे, मिलान वाले, तो अब जाके ये पूछेगा। अगर ऐसा नहीं, ज्यादातर तो इस टाइप के नहीं पूछते हैं, माध्यिकाम बहुलग्न वगैरह ये वाले सवाल पूछते हैं। तो वो कैसे हैं, जब आगे आएंगे तब मैं तुम लोगों को समझा दूंगी। बट अगर ये सवाल आता है तो ये वाला ज्यादातर ध्यान रखना कि किस तरीके से हो रहा है, और जहाँ सवाल आए वहां ज्यादा सवाल करने की ही कोशिश करना, ताकि तुम्हारा इजीली हो जाए। तो अब ये टॉपिक हो गया था मिलान चिन्ह अंक द्वारा वर्ग बारंबारता को ज्ञात करना कैसे करते हैं, मैंने तुम लोगों को सिखा दिया कैसे बारंबारता ज्ञात की। इनको गिन गिन के लिख देना ही बारंबारता है।
फिर है सूचना की हानि। सूचना की हानि अगर मतलब ये पूरी थी तो मेरे पास सूचना की हानि थी, मतलब ये क्या सबका सब मिक्स पड़ा था। 3.1 में अपन ने जो सारणी देखी उसके अंतर्गत क्या था, ये सारा का सारा मिक्स था, तो अपने पास सूचना की हानि थी। अगर मैं पूछ रही थी 100 नंबर लाने वाले सॉरी 9 से 90 से 100 के अंक बीच में लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पर मुझे देख के ही पता चल गया 4 है, बट वहां पर मुझे नहीं पता चलता। वहां पर क्या करना पड़ता, वो पूरी की पूरी सारणी है, ये पूरी सारणी देखनी पड़ती, फिर उसमें देखना पड़ता, फिर उसमें मिस्टेक हो जाती है, 2 3 बार चेक करना पड़ता। तो वो क्या है, सूचना की हानि है। मेरे पास सूचना तो अवेलेबल है, बट उसको किस तरीके से यूज करना वो मुझे अभी तक नहीं आया, तो सूचना का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब तक अपन को पता नहीं चलेगा उस चीज को किस तरीके से यूज करना है, तब तक अपने लिए उस चीज का कोई यूज ही नहीं रहता। तो वो चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि अपने पास कोई आंकड़े हैं तो उनको किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। और ये जो है वो कौन सा समावेशी रूप है या अपवर्जी रूप है, ये जो रूप है अपन को वर्ग दिया हुआ वो कौन सा है, अपवर्जी। तो ये ध्यान रखना। फिर है सूचना की हानि, अगला टॉपिक। बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। अंतर्निहित दोष कौन सा पाया जाता है, हानि वाला पाया जाता है। यह अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु उसमें विस्तृत विवरण नहीं प्रकट हो पाते हैं जो परिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े क्या सारे के सारे मिक्सअप होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वैसे का वैसे रख दिए जाते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं रह जाते। तो एक बार स्क्रीनशॉट भी लेते हुए जाना, मैं कहीं भूल जाऊँ स्क्रीनशॉट बोलना तो तुम लोग ध्यान रखना। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकरण करने में सूचना की क्षति होती है। क्या होती है, सूचना की क्षति है। जैसे ये आंकड़े वैसे के वैसे रख दिए अपन ने, तो वो सूचना की क्षति। अपने पास सूचना तो है बट अपन उसका सही पे यूज नहीं कर पा रहे, तो वो अपने लिए क्या है, कोई मतलब के नहीं है आंकड़े। तथापि आंकड़ों का वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। उन आंकड़ों को क्या अपन सही से यूज करेंगे तो अपन को क्या हो जाएगी, एक एक इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाएगी। जैसे मैंने इन आंकड़ों को इस तरीके से सही से किया तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन सही मिल गई। मेरे को इतना पता चल गया 0 से 10 में 1 बच्चा है, 10 से 20 में क्या है 8 बच्चे हैं, 30 से 40 में 6 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा होशियार 90 से 100 वाले हैं, तो वो कितने हैं, 4 बच्चे हैं। तो इससे मुझे कितने, इस वर्गीकरण को मैंने अलग अलग करके रखा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो लॉस किसका होता। एक्चुअली अपने पास इन्फॉर्मेशन तो थी, उस टाइम भी लॉस तो नहीं था, बट उस टाइम क्या होता, अपना टाइम वेस्ट होता। और अभी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, अपन को देखते ही पता चल रहा, देखते ही पता चल गया तो अच्छी बात है, वो वर्गीकृत आंकड़े हो गए। और जो देखते ही पता नहीं चल रहा उसके पीछे अपन को टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, तो वो कौन से अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों में अपने पास सूचना इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल होने के बाद भी अपने समय की उन सबकी वेस्टेज होती है। फिर है यद्यपि आंकड़े वर्गीकरण को यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकरण करने में सूचना की क्षति होती है, तथापि आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। ये मैं तुम लोगों को अभी समझा चुकी हूँ। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब व्यष्टि प्रेक्षकों का आगे सांख्यिकी परिकलन में कोई महत्व नहीं रह जाता। मतलब क्या है कि एक बार ये आंकड़े सही से जमा दिए गए, उसके बाद ये 3.1 वाली जो सारणी थी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो है वैसा का वैसा रहेगा, बट अपन को अब किसका, इसका यूज करके अपन सब कुछ पढ़ेंगे। अब उन आंकड़ों का कोई यूज नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब अपन को सही से वर्गीकृत आंकड़े कर लेते हैं तो अपरिष्कृत आंकड़े हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर जो अगला पॉइंट है असमान वर्गों में बारंबारता वितरण, वो कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिए ले लो इसके पॉइंट्स के, और इसके भी नहीं लिए वो ले लेना। ओके बाय। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगी, वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये सवाल ध्यान रखना, ये सवाल आएगा एग्जाम में, या तो ये सवाल आएगा तो फिर मैं आगे जो पढ़ाऊंगी वो सवाल आएंगे, बट ये कैसे अलग करने हैं वो ध्यान रखना, तुम आगे भी काम आएंगे तुम्हारे। ओके ओके बाय।